वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लासेस विद यश कुमार। आज हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधी क्या क्या प्रावधान हैं, कौन कौन से अनुच्छेद हैं जिसमें कि भारतीय शिक्षा से संबंधित उसमें प्रावधान किया गया है और नागरिकों और बच्चों को अधिकार दिया गया है कि किस तरह से वे अपनी शिक्षा दीक्षा को पूर्ण कर करके एक समाज के अच्छे नागरिक बने और समाज के विकास में सहयोग दें, देश के विकास में सहयोग दें। आइए देखते हैं। तो शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया है। सन 1976 में 22वें संविधान संशोधन के तहत शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया है। इससे पहले शिक्षा जो है राज्य सूची में था। राज्य सूची और केंद्रीय सूची। जो राष्ट्रीय महत्व के संस्थान और केंद्रीय विद्यालय थे उनको केंद्रीय सूची में डाला गया था और प्राथमिक शिक्षा और अन्य राज्य स्तरीय शिक्षा को राज्य सूची में डाला गया था। इसको सन 1976 में 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत समवर्ती सूची में डाल दिया गया। यानी कि अब शिक्षा के संबंध में कानून राज्य सरकार और केंद्र सरकार, स्थानीय प्रशासन सभी मिलकर के बनाएंगे। यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि शिक्षा को समवर्ती सूची में कब डाला गया? तो सन 1976 में डाला गया। इस संविधान संशोधन के तहत डाला गया तो 42वें संविधान संशोधन के तहत डाला गया। इसमें डाला गया समवर्ती सूची में डाला गया। उसके बाद दूसरा है इस जन्म से 6 वर्ष तक के शिशुओं की देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था अनुच्छेद 45 के तहत राज्य करेगा। यानी कि जो 0 से 6 साल के बच्चे हैं उनकी देखभाल और उनकी शिक्षा व्यवस्था, जैसे बच्चे आंगनबाड़ी में जाते हैं, बाल बालिका में जाते हैं, तो उसको 86वें संविधान संशोधन के तहत सन 2000 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में इसको 45 अनुच्छेद में डाला गया। संविधान के अनुच्छेद 45 में कि 0 से 6 वर्ष के शिशुओं की देखभाल और उनकी शिक्षा का व्यवस्था राज्य करेगा। इस अनुच्छेद के तहत किया गया है, अनुच्छेद 45 के तहत और 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में। ये यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की जाएगी? राज्य द्वारा। यहाँ राज्य से अधिकार मतलब है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन तंत्र है। ये भी अनुच्छेद 45 के ही तहत किया गया है कि इनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। 6 से 14 वर्ष यानी कि कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक की शिक्षा की पूरी व्यवस्था राज्य द्वारा की जाएगी। यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्रशासन तंत्र जो है वो सभी व्यवस्था करेंगे। अनुच्छेद 45 में संविधान में दिया गया है कि 6 से 14 वर्ष तक यानी कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, यानी कि हर बच्चे को शिक्षा देना है कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक। उसका प्रबंध राज्य करेगा, यानी कि केंद्र करेगा, राज्य करेगा और स्थानीय प्रशासन करेगा। ये तीनों समाहित है राज्य द्वारा में। ये सी कड़ी में देखते हैं इसको अनिवार्य बनाने के लिए आरटीई एक्ट 2009 में ला गया। आरटीई मीन्स राइट टू एजुकेशन। शिक्षा का अधिकार। इसमें 2 संशोधन किए गए। एक अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया। उसमें कहा गया कि प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य होगा, नागरिक यानी कि जो अभिभावक हैं, माता पिता हैं, उनका यह मूल कर्तव्य होगा कि अपने बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा प्रदान
करें। कक्षा 1 से लेकर के 8 तक, 6 से 14 वर्ष तक की शिक्षा की व्यवस्था वो करें और उसको स्कूलों में भेजें, पढ़ाई लिखाई करवाएं। और इसको 1 अप्रैल सन 2010 से पूरे देश में लागू कर दिया गया था। उसके बाद कुछ राज्य आगे पीछे इसको लागू किए हैं और इसको 1 अप्रैल 2010 से ही लागू माना जाता है। यदि कहीं आता है परीक्षा में तो 1 अप्रैल 10 से 1 अप्रैल सन 2010 से आरटी को पूरे देश में लागू किया गया। उसके आगे है शिक्षा संबंधी प्रावधान। भारतीय संविधान में शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश का अधिकार, इसको अनुच्छेद 29(2) के तहत किया गया है कि राज्य वित्त द्वारा पोषित जितने भी विद्यालय संचालित हैं राज्य विधि द्वारा यानी यही केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा और स्थानीय प्रशासन जो है से संचालित जो भी विद्यालय हैं उस पे सबको प्रवेश का समान अधिकार दिया जाएगा। उसमें कोई भेद नहीं किया जाएगा। इस आधार पे नहीं भेद किया जाएगा। धर्म, जाति, लिंग, वंश, स्थान, इन सब के आधार पर भेद नहीं किया जाएगा। वंश, धर्म, जाति, लिंग, स्थान आदि के आधार पर शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश का समान अधिकार होगा। इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आगे है 5वें पॉइंट में स्त्री शिक्षा की विशेष व्यवस्था। अनुच्छेद 15(3) के तहत राज्य स्त्रियों एवं बालकों के विशेष उपबंध बना सकते हैं। यानी यदि कोई राज्य चाहता है कि उनके यहाँ कुछ ऐसे संसाधन और जुटाने पड़ेंगे जिससे कि बच्चों को और बेहतर शिक्षा दी जा सकती है, स्त्रियों की शिक्षा साक्षरता कम है उसको और प्रोविजन कर करके उसमें और लिटरेसी रेट को बढ़ाया जाए, तो इसके लिए सभी राज्य स्वतंत्र हैं। वो अपने यहाँ विशेष उपबंध बना सकते हैं। किसके तहत? अनुच्छेद 15(3) के तहत। यह संविधान में दिया गया है कि राज्य स्त्रियों एवं बालकों के विशेष उपबंध बना सकते हैं। किसके लिए? स्त्री शिक्षा की विशेष व्यवस्था के लिए, उसको और ऊपर उठाने के लिए। अगला पॉइंट है समाज के कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा। समाज के कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा अनुच्छेद 46 में दिया गया। इसमें क्या है? जैसे आदिवासी हैं, अनुसूचित जाति हैं और जो समाज के कमजोर वर्ग हैं, आर्थिक रूप से पूरी तरीके से पिछड़े हैं, उनके लिए संविधान में अनुच्छेद 46 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि उनको राज्य विशेष तरीके से शिक्षा व्यवस्था मुहैया करा सकता है। उसके बाद इसी के तहत समाज के कमजोर वर्गों को उठाने के लिए, शैक्षिक रूप से सशक्त बनाने के लिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों को और बेहतर जीवन यापन करने के लिए कि किस तरीके से वे समाज की मुख्य धारा में जुड़े हैं, इससे संबंधित अनुच्छेद 17 जिसमें कि अस्पृश्यता का अंत किया गया, यह इसी से संबंधित है। अनुच्छेद 46 को ही करता है कि किस तरह से अस्पृश्यता का अंत किया गया और उनकी शिक्षा व्यवस्था के लिए, कमजोर वर्गों को उठाने के लिए, समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए उनको विशेष प्रबंध किए गए। उसके बाद 7वां पॉइंट है अल्पसंख्यकों की शिक्षा की विशेष व्यवस्था। अल्पसंख्यकों की शिक्षा की विशेष व्यवस्था यानी कि यह अनुच्छेद 30 के तहत। अब अनुच्छेद 30 में 2 पॉइंट है। अनुच्छेद 30(1) इसमें यह कहा गया है कि अल्पसंख्यक अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं का प्राधिकार कर सकते हैं। यानी कि अनुच्छेद 30(a) के तहत जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी के हैं, वो स्वयं के विद्यालय खोल सकते हैं, शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं, उसमें राज्य कोई अड़चन नहीं डालेगा। और उसके बाद
अनुच्छेद 30(2) है, इसमें यह कहा गया है कि राज्य कोई भेद नहीं करेगा कि ये माइनॉरिटी कम्युनिटी के विद्यालय हैं, इनसे वित्त पोषण में भेदभाव किया जाए। उसके बाद मातृभाषा में शिक्षा, अनुच्छेद 350 में यह कहा गया है कि राज्य प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। किसके अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 350 एक। उसके बाद धार्मिक शिक्षा के विषय में निर्देश दिया गया है, जो कि संविधान में कहा गया है। इसमें है अनुच्छेद 28 है। अनुच्छेद 28 में है राज्य निधि, माने राज्य की निधि, उसके कोष से जो पूर्ण रूप से वित्त पोषित शिक्षा संस्थान है उसमें किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। कि किसी धर्म को बढ़ावा दिया जाए, वहाँ पे समभाव सर्वधर्म समभाव की व्यवहार से पढ़ाया जाता है, और इस तरह से वे धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। कौन नहीं दे सकते हैं? जो कि राज्य के खजाने से राज्य द्वारा वित्त पोषित हो रहे हैं, ऐसे विद्यालय। और इसी में अनुच्छेद 22 है, जिसमें ये कहा गया है कि राज्य निधि से सहायता प्राप्त, यहाँ तो पूर्ण रूप से था, यहाँ पे सहायता प्राप्त, यानी कि जो राज्य से समय समय पे सहायता ले रहे हैं राज्य सरकारें का मतलब यही से केंद्र, राज्य और प्रशासन तंत्र जो शैक्षिक संस्थानों को सहायता दे रहे हैं, उन संस्थाओं में धार्मिक उपासना यदि चलता है तो कोई बच्चा यदि उसमें पढ़ रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उसको धार्मिक उपासना में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। इस तरह से धार्मिक शिक्षा के विषय में संविधान में अनुच्छेद 28 और अनुच्छेद 22 के तहत स्पष्ट निर्देश दिया गया है। पॉइंट नंबर 10 में हम देखते हैं संविधान के भाग 17, कितने में? भाग 17 में अनुच्छेद 343 में भारत की राजभाषा को हिंदी माना गया है और उसकी लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। ये किसमें वर्णित है? संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। उसके बाद पॉइंट 11 में राष्ट्रीय महत्व के उच्च शिक्षा एवं अध्ययन केंद्रों की व्यवस्था केंद्र द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? केंद्र द्वारा। क्या किया जाएगा? राष्ट्रीय महत्व के जो उच्च शिक्षा और अध्ययन केंद्र हैं, इसमें संघ सूची की 1 की प्रविष्टि संख्या 62। इसमें 4-5 प्रविष्टियां हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा के महत्वपूर्ण संस्थान और ये सब किया जाता है। तो संघ सूची की 1 की प्रविष्टि संख्या 62 में राष्ट्रीय पुस्तकालय एवं संग्रहालय आदि है। किसमें है? प्रविष्टि संख्या 62 में राष्ट्रीय पुस्तकालय एवं संग्रहालय की स्थापना केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। प्रविष्टि संख्या 63 में वाराणसी, अलीगढ़, दिल्ली आदि विश्वविद्यालय की स्थापना और उसके रख रखाव की जिम्मेदारी केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। प्रविष्टि संख्या 63 में, यानी कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उसको किस में रखा गया है? प्रविष्टि संख्या 63 में। उसके आगे है प्रविष्टि संख्या 64। प्रविष्टि संख्या 64 में वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थाएं हैं, जैसे ICMR है, और भी बड़े बड़े कृषि संस्थान हैं, और भी तकनीकी संस्थान हैं, वैज्ञानिक शोध संस्थान हैं, उनका प्रविष्टि संख्या 64 में है। ये सारी चीजें जो प्रविष्टि संख्या 62, 63, 64, 65 और 66, ये सभी किसके द्वारा किया जाएगा? केंद्र सरकार द्वारा। और प्रविष्टि संख्या 65 में राष्ट्रीय महत्व के प्रोफेशनल और वोकेशनल संस्थाएं जो प्रोफेशनल संस्थाएं हैं और जो वोकेशनल राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, उनकी भी देखभाल कौन करेगा? केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। और प्रविष्टि संख्या 66 में
उच्च शिक्षा संस्थान और अनुसंधान केंद्र रहेंगे। उच्च शिक्षा संस्थान कैसे, जैसे IIM हुआ, IITs हुई, और भी तकनीकी एवं वैज्ञानिक अनुसंधान है, उनका रख रखाव केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए, इसकी संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था एवं संचालन का कार्य केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। किसको, जो प्रदेश संख्या 62 के अंतर्गत आ रहे हैं, प्रदेश संख्या 63 के अंतर्गत आ रहे हैं, 64 के आ रहे हैं, 65 के और 66 के आ रहे हैं, ये सभी की जिम्मेदारी केंद्र सरकार करेगी, उसके वित्तीय व्यवस्था करेगी और उसके संचालन की पूरी जिम्मेदारी रहेगी। अब उसके बाद पॉइंट संख्या 12 में देखते हैं, पॉइंट नंबर 12, राष्ट्रीय महत्व की भाषाओं की शिक्षा। राष्ट्रीय महत्व की भाषाओं की शिक्षा अनुच्छेद कितने में है, 344 में। इसमें क्या कुल कितनी है, 22 भाषाओं को, राष्ट्रीय महत्व की भाषाओं को घोषित किया गया है, जो कि संविधान के 8वीं अनुसूची में किया गया है, उसको अंतर्निहित किया गया है संविधान के 8वीं अनुसूची में। और कुल भाषाएं कितनी हैं, 22 हैं, जिसमें असमिया, डोंगरी, नेपाली, कोंकणी, बंगाली, मणिपुरी, इस तरह से कुल 22 भाषाओं को किया गया है। ये किसमें है, संविधान के अनुच्छेद 344 में। उसके बाद ये सभी भाषाओं को शुरुआत में कुछ संविधान संशोधन के द्वारा अलग अलग भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है, जिससे कुल मिलाकर के 22 है। आइए देख लेते हैं, ये सब भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। सन 1967 में 21वें संविधान संशोधन के तहत सिंधी को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, 21वें संविधान संशोधन में। इसको जोड़ा गया, सिंधी को जोड़ा गया। कहां पे इसको अंतर्निहित किया गया, 8वीं अनुसूची में। उसके बाद सन 1992 में 71वें संविधान संशोधन के द्वारा मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी, यानी कि इन 3 भाषाओं को संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। आगे देखिए, और सन 2003 में 92वां संविधान संशोधन के तहत, 92वें संविधान संशोधन के तहत मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो को 8वीं अनुसूची में, इसको भी अंतर्निहित किया गया। इस तरह से कुल मिलाकर के 22 भाषाओं को संविधान के 8वीं अनुसूची में अंतर्निहित किया गया है, उसमें रखा गया है। उसके बाद देखिए पॉइंट संख्या 13 में, राज्य की राजभाषा। राज्य की भाषा, संघ की राजभाषा तो हिंदी घोषित है, राज्य की राजभाषा क्या होगी, इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 345 में। इसमें यह कहा गया है कि 8वीं अनुसूची में अंतर्निहित 22 भाषाओं में से एक या एक से अधिक को राज्य की सरकारी भाषा के रूप में अंगीकार कर सकता है। माने कोई भी राज्य जो 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में, उसमें से एक या एक से अधिक भाषाओं को अपने सरकारी कामकाज के लिए सरकारी राजभाषा घोषित कर सकता है। इसमें कहा गया है अनुच्छेद 345 में। इसके साथ साथ एक पॉइंट जोड़ा गया है, नोट जोड़ा गया है। नोट क्या है, नोट यह है कि संघ और राज्य के बीच जहां पारस्परिक संबंधों की बात होगी, संघ की राजभाषा को प्राधिकृत माना जाएगा। यानी कि उनके बीच आपसी तालमेल होता है, पत्र व्यवहार होता है, तो जिस भाषा में संघ चाहेगा उसी भाषा में उसको मानना पड़ेगा। यानी कि संघ की राजभाषा को प्राधिकृत माना जाएगा, यानी हिंदी को माना जाएगा। मान लीजिए तमिल है, तेलुगु है, साउथ के राज्य हैं, यदि उसको कोई भेजना चाहते हैं या तो इंग्लिश में भेजे, नहीं तो इसके हिंदी में भेजे। अपने पत्रादि व्यवहार वगैरह, सरकारी कामकाज वगैरह जो उसमें संघ की सरकार चाहेगी
उसी में उनको करना पड़ेगा। तो ज़्यादातर इसको अंग्रेजी में ही किया जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण है भी, अनुच्छेद 351, संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी के विकास के लिए विशेष प्रयत्न की व्यवस्था की गई है। यह कहा गया है कि किस तरह से विभिन्न सरकारी आयोजन होंगे कि हिंदी भाषा को बढ़ावा दिया जाए, इसको जनमानस की भाषा बनाया जाए, और इसके लिए हिंदी संस्थानों द्वारा मेले लगाए जाते हैं, बैंक वगैरह में इसका प्रचार प्रसार किया जाता है कि किस तरह से हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, जिससे कि भारत की सभ्यता संस्कृति सभी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और पोरबंदर से लेकर के अरुणाचल की सीमा तक सभी को एक सूत्र में पिरोया जाए, हिंदी की में सबको बांध के रखा। इस तरह से आपने देखा कि भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधी क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, जो कि विभिन्न अनुच्छेदों के माध्यम से इसको दर्शाया गया है कि संविधान में शिक्षा से संबंधित क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। ये शिक्षा से संबंधित प्रावधान के तहत जो भी अनुच्छेद है बहुत ही महत्वपूर्ण है, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसको एक बार दो बार आप लोग वीडियो देखिए और इसको अच्छे से तैयार कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।